अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है, आई मीन प्रिटी सिमिलर, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आपकी कुछ इंक्वायरीज आ रही हैं और आई थॉट कि हम इस कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट आउट कर लें। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म। देखो, ये लॉन्ग टर्म बेसिकली आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट पर्सनस के फाइनेंशियली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो सर्कमस्टांसिस होते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक लॉन्ग टर्म 6 माह है, कुछ के नज़दीक 2 साल है, कुछ की 5 साल है, कुछ करीब 20 साल है, और कुछ टिल रिटायरमेंट है, ठीक है। मैंने जो मेरी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है वो है अप टिल रिटायरमेंट, कि जब भी आपने रिटायरमेंट होना है आप उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। और ये नहीं है कि रिटायरमेंट हो गए और साथ ही जी काट लो जी पैसे सारे, नो, इस तरह नहीं होना। जब रिटायरमेंट हो जाती है फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि मुझे कितने एसेट्स को जो है वो सेल करना है ग्रेजुअली, और ताकि सारे इकट्ठे सेल करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारे इकट्ठे एसेट तो आपने लगाए नहीं। सपोज़ आपका पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ है। अब ये तो नहीं होना ना कि आपने 60 साल के हुए जब रिटायर हो अपने फ़ौरन ही 1 करोड़ के स्टॉक बेच दिए और उसको बैंक में रख लिया। नो, ऐसे नहीं होता। आपको सिस्टमेटिकली विड्रॉ करना पड़ता है। जैसे आप एसआईपी करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी होती है विड्रॉ करने के लिए। कैसे? सपोज आपका पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ का है और आपका मंथली एक्सपेंस अगर 1 लाख है, तो आप सिर्फ 1 लाख के ही स्टॉक जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में होंगे आप उसको सेल करेंगे, और बाकी 99 को रहने देंगे, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हर डे ही ग्रो कर रही है ना। तो इसी लिहाज से अगर आप इकट्ठा 1 करोड़ ले लेंगे तो वो तो 100 मंथ के बाद आपका फारिग हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर फर्दर जो है वो एडिशन नहीं हो रही है, वैल्यू नहीं बन रही। लेकिन अगर आप उतना पैसा ही निकालेंगे जितना आपको ज़रूरत है, सो आई एम श्योर कि इट विल हेल्प यू। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं जो आपको ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। फिर मुझे कुछ ईमेल आया कि जी आप लॉन्ग टर्म स्टॉक, क्योंकि अब मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गई हैं और जी रिसेशन की बातें हो रही हैं, यूएसए की मार्केट गिर गई है, तो आई मीन डिफरेंट थिंग्स। तो आप ऐसा करें कि हमें सेक्टर वाइज लॉन्ग टर्म को डिफाइन कर दें, क्योंकि अगर मुझे मल्टीपल स्टॉक नहीं लेने, किसी एक सेक्टर में रहना है, विच इज़ फेयरली फाइन फॉर मी, तो आप हमें बता दें किन सेक्टर्स को आप लाइक करते हैं और उन सेक्टर्स में आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होंगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें या आप कर रहे हैं, और देन वी कैन मेक द प्लान, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट हम इस पे बात कर सकते हैं। और हम ऐसा करते हैं कि जो मेरे फेवरेट सेक्टर्स हैं या जिनके अंदर मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उनको आपके साथ शेयर कर दूं। एक तरह से रिफ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो सेक्टर स्पेसिफिक बात की थी वो 2025 के स्टार्ट होने से पहले की थी। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड टाइम नाउ, तो लेट्स डिस्कस। अच्छा, मेरे ये फेवरेट सेक्टर हैं जिनके अंदर मैं स्पेसिफिकली पीएसएक्स के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइज़र, बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, रिफाइनरी, पावर जनरेशन, सीमेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल असेंबलर एंड ईटीएफ। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर मैं जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ। रीज़न क्या है? देखो, मेरी ये अप्रोच है कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपका पैसा बनते रहना चाहिए। तो सेक्टर ऐसे होने चाहिए जो दिन रात आपको कमा कर दें, ठीक है, और अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए, कि इतने डिविडेंड आपको मिल जाए कि आपको लगे यार इस तरह तो मैंने इन्वेस्ट नहीं करते जितना मुझे वापस आ गया। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेट मी टेल यू नाउ कि क्या क्या है। अब ये फार्मास्यूटिकल में मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं। एलियोन, इस वक्त अच्छा ये इसकी करंट प्राइस है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीज़न क्या है। हेलियोन है मेरे पास, ग्लैक्सो है, हाई नून है और एबट है।
करंट प्राइस इन स्टॉक की ये है 805, 418, 927 और 1095। ये फार्मास्यूटिकल के 4 स्टॉक हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में करंटली हैं। फर्टिलाइज़र, एफएफसी और ईफर्ट। एफएफसी अराउंड 367 पे और ईफर्ट 209 पे है। ठीक है, फर्टिलाइज़र हो गया। तीसरा सेक्टर हो गया बैंक्स, HBL, BAHL, मेज़ान बैंक। देखो, मैंने एक्चुअल सारे बैंक लिए हुए हैं, लेकिन जो टॉप कैटेगरी में आते हैं, अगर किसी ने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये मैंने उसके लिहाज से बनाया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी प्लान पे हैं, जस्ट कंटिन्यू। ये अगर आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, परफेक्ट। और अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट। तो ये 3 बैंक्स जो हैं वो उसमें मैंने ऐड की। HBL तकरीबन 154 का मिल रहा है, बैंक अल हबीब 141 का और मेज़ान बैंक 256 का। ये बैंक्स में आ जाएगा। फिर आ जाएगा जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर 3 ही हैं। OGTC 235 का है इस वक्त, मारी 693 का है और POL 567 का है। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सप्लोरेशन में। फिर आ गया जी ऑयल मार्केटिंग में एंड गैस मार्केटिंग में, इसमें SNGP 115 का होगा, PSO 423 का और APL 451। ये 3 स्टॉक हो गए मेरे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। फिर आ जाता है जी रिफाइनरी, इसके अंदर डेफिनेटली एक ही है, अटक रिफाइनरी। ये 648 की प्राइस पे है इस वक्त अवेलेबल। देन आ जाता है जी पावर जनरेशन, इसके अंदर 2 ही मैंने रखे हुए हैं। हपको एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें सबको पता है कि BYD जो कार है उसके साथ इनका एग्रीमेंट है। आई एम श्योर कि सून ये भी एक अच्छी बाउंस बैक करेगा इन अपकमिंग फ्यूचर, तो लेके रखना बेहतर है। कैपको का रिसेंटली एग्रीमेंट हो चुका है गवर्नमेंट से अगले 2-3 साल के लिए, तो ये प्रीटी सेफ है और वैसे भी अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो 2-3 साल के लिए कैपको, वाई नॉट। हपको तो चलेगा, लेकिन कैपको में भी अगले 3 साल के लिए रखा जा सकता है अगर डिविडेंड जो है वो अच्छा लेना है। साल में 2 तो दे ही रहा है ऑलमोस्ट। ये हो गया पावर जनरेशन। फिर हो गया सीमेंट में, एक हो गया लकी 1560 का और MLCF। अच्छा, MLCF को मैंने ऐड करने की 2 रीजंस हैं। एक तो रिसेंट सेल, और दूसरा इन्होंने ना एग्रीटेक, अब आप देख रहे हो इस टाइम 70 रुपये के ऊपर है। तो एग्रीटेक के अंदर भी ना इनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है मैपल लीफ वालों की। मैं आपको बाद में भी दिखाता हूँ। एग्रीटेक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आई एम श्योर कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या है। लेकिन इसको बहरहाल मैपल लीफ इज़ ऑप्शन वन ऑफ देम, करना ही तो लकी आपके लिए जो है वो सूट करेगा। फिर केमिकल में मेरे पास सिर्फ लकी कोर 1369। लोग कोलगेट भी कह रहे हैं इस तरह 50 आप कितने को ऐड करेंगे? तो हमें तो वो ऐड करना है जो हमें आराम से नींद आए, ये ना हो कि अगले दिन पता नहीं क्या बन रहा है और हमें पैसे कमा के दें ये स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लकी कोर हो जाएगा। फिर आ जाएगा मेरा ऑटो असम्बलर में जस्ट इंडस मोटर टोयोटा करोला और अटलस होंडा, क्योंकि मोटर बाइक बनाने वाला यही स्टॉक है। 930 का ये और इंडस जो है वो 2050 का है। ये हो जाएगा मेरा। फिर आ जाएगा ETF। ये 3 बहुत हैं। ये जो है JSGB, ठीक है, ये बैंक्स को मेनली कर रहा है। ये भी JS वालों का अच्छा है, अच्छा आपको डिविडेंड दे रहे हैं। और महाना वाला तो एब्सोल्युटली इट इज़ वन ऑफ देम, इनका भी बैलेंस है। तो ये ETF ऐसे हैं कि जो आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं और वैल्यू वाइज भी बेटर है। बाकी आपकी चॉइस होती है कि क्या इसमें है क्या नहीं है। ठीक है, अब लेट मी सी कि अगर मुझे याद है एग्रीटेक तो आपको उसमें कुछ दिखाता हूँ। AGTL एग्रीटेक, ओके, AG आ रहा है, ठीक है, एग्रीटेक केमिकल। ठीक है, अब इस टाइम आप एग्रीटेक को अगर देखो, इसका 1 साल का ही देखो, ग्रोथ देख रहे हो इसके अंदर आप। ये 15 अप्रैल 2024 को 22 रुपए का था और इस टाइम ये ऑलमोस्ट 70-73 का हाई लगा चुका है। और इसमें अब आप चेक करो कि इसमें जो एनुअल रिपोर्ट मैं देख रहा था, तो ये वो स्टॉक है एग्रीटेक जो फौजी ग्रुप के पास भी है और मैपल लीफ वालों के पास भी है, और काफ़ी अच्छे उन्होंने इसकी जो है वो शेयर बाय किए हुए हैं। इसलिए ऐसे मुझे लगता है कि ना मैपल लीफ जो है वो अल्टीमेटली उसको कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा। इट इज़ वन ऑफ दैम।
चलो एनीवे, बहरहाल उसमें अगर नहीं है तो आप सिंपल लकी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब आती है स्ट्रेटजी कि जी ये तो अब बहुत महंगे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसके लिए फिर एक शीट बनाई है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब ये वो सारे शेयर हैं और ये इसकी आज की अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। देखो फ्लक्चुएट होती है, जब मैंने लिया था उस दिन ये था, ये फ्राइडे का है, तो ये फ्राइडे या थर्सडे में से एक है। तो सपोज़ मैंने ये सारे के सारे स्टॉक जो है वो किए हैं इसमें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑलमोस्ट 23, ठीक है। अब अगर आप इन तमाम को, अगर मैं इंडिविजुअल शेयर पे काउंट करूं, अगर हम एक एक शेयर भी लें तो तकरीबन ये इस वक्त की प्राइस के मुताबिक 13,614 रुपए के सारे बन रहे हैं। अब सारे तो लेने भी नहीं है, और अगर लेने भी हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने वाला इसको जो है वो फील नहीं करेगा। अब है कि जी मुझे किस प्राइस पे लेना हो, जब अब बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, उनके लिए हमारी वीकली कॉल्स हैं, वो उसमें रहे। ये वो हैं कि जिन्होंने कभी भी नहीं बेचने, या बेचने हैं तो रिटायरमेंट पे बेचने हैं, या लॉन्ग टर्म नज़रिया। ये 6 महीने साल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक माइंड में बिठाना पड़ेगा जी मुझे कितने स्टॉक ये रखने हैं। किसी के माइंड में 500 होता है, किसी के जहन में 1000 होता है, तो वो उसी लिहाज से मंथली बाइंग करते रहते हैं। तो इनके शॉर्ट इसमें फ़ायदा पता क्या होगा, ये सारे वो स्टॉक है मेजोरिटी जो आपको डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड आपको भी पता है कि आपको एक शेयर पे भी डिविडेंड मिल जाता है, राइट। तो अगर आप एक शेयर लेते हैं हर महीने जिस भी प्राइस पे अवेलेबल है, तो इस लिहाज से ये बनता है 13,614। अगर आप 2 शेयर उठाते हैं इनके, तो वो बनता है 27,227। और अगर आप हर एक का 5 5 शेयर भी उठाते हैं तो वो बनेगा मंथली 68067। ये काफ़ी एक्सपेंसिव। तो मेरी आप अप्रोच ये होगी, सेट हम सेक्टर स्पेसिफिक हैं, आप इनमें से कोई एक एक स्टॉक बाय कर लें, एक एक हर सेक्टर में से उठा लें, या अपने सेक्टर के विनर हैं तो कोई एक एक उठा लें, और उसको फिर अगर आप कम करते चले जाएं, ये आपकी चॉइस है, डजेंट मैटर, पहला दूसरा तीसरा ये सब अच्छे हैं। फर्दर आप PSX की साइट में जाके इनका डिविडेंड भी चेक कर सकते हैं। तो कोई एक एक स्टॉक उठाते चले जाएं, उठाने के बाद आप अपना बजट बना लें कि जी मुझे 5 साल में 1,000 शेयर इकट्ठा करना है। तो आराम से उस क्वांटिटी को डिवाइड बाय 60 कर दो, क्योंकि 5 साल में 60 महीने होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आप 16 17 स्टॉक भी महीने के उठाते हो तो 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली आपका वो 1,000 बन जाएगा। और अगर आप 8 उठाते हो तो 5 साल में आपका 500 बन जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, इसमें ये नहीं देखना कि मुझे इतने ही लेने हैं, नो। जितने भी आपने इजी अफोर्ड कर सकते हो वो ले लो। अब ये होगा जी मुझे लेने किस तरह, एक 10 ले लो, एक 5 ले लो, नहीं। जो भी उठाना है ना, इक्वल करना। तो अगर एक एक लेना है तो जो भी इन्वेस्टमेंट में होगा वो सारा एक एक ही लेना है, प्राइस देखे बगैर कि आज प्राइस क्या है, ठीक है। ये नहीं होगा कि ये मैं 2 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, नो। आप अपनी अमाउंट को इक्वल डिवाइड करो इन तमाम के तमाम सेक्टर्स में जिसकी मैंने अभी आपसे बात की है। ये एब्सोल्युटली, हाँ, मल्टीपल स्टॉक नहीं लेने तो मत लो। तो ये चीज़ आपको आई थॉट मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इट्स बीन अ इम्पॉर्टेंट नाउ कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के अंदर, तो ये एक वे है जिस पे आप एक बिज़नेस कर सकते हैं। अगर अपना बिज़नेस खोल लें तो और बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम ओपन बिजनेस के अंदर ही शेयर होल्डर बन जाएं, तो वाई नॉट। तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई एम श्योर कि आपको अब इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। और और जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो फील फ्री टू इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम। प्राइसेस अभी अच्छी हैं, और जब आपने ग्रेजुअली बाय करना है तो एक एवरेज बनती चली जाएगी। अगर आज कम में लिया है, कल को ज़्यादा में लिया, तो एवरेज आपकी अल्टीमेटली नीचे आती जाएगी। फिर एक काम और करना, जिस स्टॉक का जो डिविडेंड मिले उस डिविडेंड को वापस री इन्वेस्ट कर देना उसी स्टॉक के अंदर, ठीक है। वो आपको मिलते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ 3 से 4 दफ़ा तो मिल जाते हैं आपको अप्रॉक्सीमेटली, किसी के 2 भी मिल रहे हैं, किसी के 4 भी मिल रहे हैं। तो जैसे हम अब बात कर लेते हैं इसमें, सपोज कि हम
बैंक अल हबीब को देख लेते हैं जैसे। सो BAHL बैंक अल हबीब। अब अगर मैं बैंक अल हबीब का पे आउट देखूं तो यू कैन सी कि 2024 में बैंक अल हबीब ने आपको कितनी दफ़ा डिविडेंड दिया, जनवरी 24 में, अप्रैल 24 में, अगस्त 24 में और अक्टूबर 24 में। तो 4 डिविडेंड तो आपको यहाँ मिल गए, तकरीबन 5 का, 3.5 का, 3.5 का और 3.5 का। तो नॉट बैड, राइट। और इसी तरह 2023 में भी इसने 4 ही आपको दिए, 7 का, 7 का, 4.5 का, 4.5 का। और अभी इसने जो भी दिया बैंक अल हबीब ने जनवरी में, वो तो 6.5 रुपये का था। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। तो ये सारे का सारा पैसा भी आपके बैंक में आएगा और यू कैन री इन्वेस्ट इट। तो जस्ट प्ले स्मार्ट, कीप इन्वेस्टिंग, नो वरीज। इन्वेस्टर को अल्टीमेटली लॉस नहीं होता। हाँ, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। घोड़ों पे दाव लगाओ, गोदों पे मत लगाना। अपने पैसे से काम करना। ठीक है, मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ करीब, मुझे बहुत अफसोस हुआ उस पर सुन के कि उसने कैसे इन्वेस्टमेंट की। मैं आपके साथ वो केस स्टडी शेयर करूँगा आने वाले दिनों में कि ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो हमेशा अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि आप पे अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकें। ठीक है, किसी से मांग के स्टॉक बाय करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। जितना अफोर्ड करते हो अपनी जेब के मुताबिक करो, और आई एम श्योर कि इट विल हेल्पफुल। और आप सब रिच बनो जी, मेरी ये दुआ है। ठीक है जी। सो एब्सोल्युटली नो इज डन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ईमेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम यू हैव। आपको पता मैं प्रोएक्टिव हूँ, आपको ऑलमोस्ट रिप्लाई करता रहता हूँ साथ साथ। तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेले अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।